अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। हुकूमत की उम्र कितनी? मियां नवाज शरीफ का ख्याल है कि हुकूमत खुद अपने बोझ से गिर जाएगी। आसिफ अली जरदारी का दावा है कि हुकूमत 5 साल पूरे करती दिखाई नहीं दे रही। तो देखना होगा कि कप्तान की सरकार कितने दिन की है। उसके बाद बात होगी कि अपोजिशन इत्तेहाद की अपनी उम्र कितनी है। हुकूमत के दिन गिनने वाली अपोजिशन इत्तेहाद की खुद अपनी उम्र कितनी है, क्योंकि इस इत्तेहाद में शरीक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बार एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी कर चुके हैं। फौजी अदालतों की मुखालफत क्यों? फौजी अदालतों की मुद्दत इस माह खत्म हो रही है और पीपल्स पार्टी ने आज वाज़े तौर पर दूसरी बार तोसी की हिमायत ना करने का ऐलान कर दिया। आपसे कुछ देर पहले इस मुखालफत की वजह क्या है और दूसरी सियासी क़ुव्वतों का मौक़िफ़ क्या है। ये पहला टेस्ट केस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में अपने हक में अक्सरियत हासिल करने के लिए। मांगे तांगे की सरकार नहीं चल सकती, हुकूमत 5 साल नहीं निकाल सकती, हुकूमत खुद अपने बोझ से गिर जाएगी। जवाब में हुकूमती वुज़रा कहते हैं जी कि कप्तान की कारकर्दगी सबकी सियासत ख़त्म कर देगी। तहरीक इंसाफ 5 साल नहीं बल्कि आइंदा इलेक्शन भी जीतेगी, उससे अगले इलेक्शन भी जीतेगी। अल्फाज की ये जंग चल रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, और इस अपोजिशन इत्तेहाद का जिसके बारे में कोई यकीन से नहीं कह सकता कि इत्तेहाद कितने दिन बरकरार रहेगा। ये उनका कहना है कि हुकूमत जिससे अच्छे वक्त की बातें कर रही है वो भी इस वक्त अवाम को कहीं नज़र नहीं आ रहा है। प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा इस हफ्ते की अहम कहानियों पे हम नज़र डालते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी ये कहा कि उन्हें 5 साल चलते हुए दिखाई नहीं दे रही है और जल्द ही ये ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने एक बदीन में जलसे से खिताब में कहा। क्यों उन्हें लग रहा है ये हम बात करेंगे उस पर, लेकिन कहा क्या ज़रा सुने। वो इदारे जो 18 अमेंडमेंट के तहत सूबों को दिए गए थे, हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वो उसका दिफा करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में नो टू द मिलिट्री कोर्ट्स। लापता अफराद के बारे में गहरी तशवीश का इजहार किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब अवाम के हुकूक की बात करते हैं तो उनके खिलाफ नैब और JIT की तलवार लटकाई जाती है। ये अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इजलास के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये जो चल रही थी स्पेकुलेशन कि फौजी अदालतों में तोसी के हवाले से क्या मौक़िफ़ लेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो क्लियरली मौक़िफ़ सामने आ गया कि उसकी तोसी के हरगिज़ भी हामी नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जब बात की गई तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस पर बात हो सकती है, लेकिन ऑफकोर्स एक मिली जुली जो स्ट्रैटेजी है वो अपोजिशन की तरफ सामने आएगी। इस मामले पर नून लीग को एतमाद में लिया गया है, ये नहीं है पीपल्स पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो उससे पहले मैं बात करी थी आसिफ अली जरदारी साहब को 5 साल हुकूमत चलते दिखाई नहीं दे रही। बदीन में एक जलसे में उन्होंने कहा, सुनिए। इतना दीवार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविजन बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। ये अवाम से ना आए हैं ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। कह दूँ आज सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिलावल भुट्टो की ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट टोन है, वो थोड़े ऑप्टिमिस्ट दिखाई दे रहे हैं और वो इस हुकूमत को वक्त देने को तैयार भी है। वो कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे, जमहूरियत के लिए अच्छी बात है और ये भी वक्त आएगा कि PTI हमारा साथ देगी। एक दिन ऐसा भी आएगा मिस्टर स्पीकर जब तरीके इंसाफ भी हमें इन इश्यूज पे साथ देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा और ये एक तारीखी कामयाबी होगा जमहूरियत के लिए। लेकिन उस दौरान मिस्टर स्पीकर अगर किसी तरफ से किसी तरह भी हमला होते हैं हमारी जमहूरी हुकूक पे, हमारे माशी हुकूक पे और हमारे इंसानी हुकूक पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है कुछ समझ नहीं आ रही। एक वजीर आते हैं सख्त बयान दाग कर चले जाते हैं, दूसरे वजीर कहते नहीं हम साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। फैसल वाडा साहब ने आज कहा जी कि मुराद अली शाह का मैं साथ दूंगा, वो मेरा साथ दें, हम कोई हुकूमत नहीं कराना चाहते सिंध में, जो जिसका मैंडेट है वो उसमें हवाले से काम करें। हम सिंध गवर्नमेंट को ना डीरेल कर रहे हैं, ना डिट्रैक्ट कर रहे हैं, ना गिराने की कोई साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, ना बनेंगे। मैं गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मिन्नत करूंगा, रिमाइंडर्स दूंगा, गले लगाऊंगा, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं हुई तो मैं अपने भाई मुराद अली शाह साहब को बताना चाहता हूं कि फिर थोड़ी बहुत वो मेरी तबीयत भी जानते हैं। ये सिंध आपका जितना है उतना मेरा है। अल्लाह ताला तो हमारी गवर्नमेंट गिरा सकता है, किसी का बाप भी वरना नहीं गिरा सकता। अगर इस मुल्क में रोटी कपड़ा मकान, हस्पताल, सड़कें, स्कूल, सीवरेज लाइन
सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी जो इमरान खान साहब की क़यादत में इंशाल्लाह होंगी, तो बाकी सियासतदानों की सियासत तो कब्र में दफन हो जाएगी। आप लोग समझें। और ऐसे ही मसालियत की बात साद रफीक साहब भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी जेल में बड़ा सोचने का वक्त मिलता है, इंसान को इबादत करने का भी वक्त मिलता है, और वो ये वज़ीर आज़म साहब को मशवरा दे रहे हैं क्या कि बड़े बड़े इशूज़ और चैलेंजेस का हमने सामना करना है, बैठें, बात करें, साथ लेकर चलें और कंटेनर से ख़ास तौर पर नीचे उतरें। मैं जनाब वज़ीर आज़म को ये मशवरा देता हूँ, जिनसे मैं बहुत नाराज़ हूँ, कभी बड़ी मोहब्बत थी उनसे, बहुत नाराज़ हूँ, बिल्कुल डंके की चोट पे कह रहा हूँ, लेकिन मशवरा ठीक दूंगा कि वो अपने मुखलिस दोस्तों को बिठाएं, सोच सर्चिंग करें, जहाँ ठीक है, जहाँ गलती कर रहे हैं सोचें कैसे ठीक करना है। अब कंटेनर से वापस आइए, अब आप 5 माह की हुकूमत कर चुके हैं, बहुत जी, कहीं सख्त ज़बान, कहीं कन्फ्रंटेशन की बात और कहीं नर्म ज़बान, और वहाँ मसालियत की बात, एक दूसरे को रूम देने को भी तैयार है, लेकिन जहाँ मौका मिला एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी कर रहे हैं। तो ये है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत, अगर हम कहें एक नटशेल में। बहरहाल सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत के सामने है फौजी अदालतों में तोसी का जो मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है कि वो चाहते हैं कि इन अदालतों में तोसी हो, लेकिन आज पीपल्स पार्टी ने कैटेगोरिकली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब से कुछ देर पहले कहा है कि इसमें तोसी नहीं दी जाएगी। अपने मेहमानों का मैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन करा दूं। सेनेटर मोहम्मद जावेद अब्बासी साहब पहली मरतबा हमारे प्रोग्राम में शामिल हो रहे, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। शैला रज़ा साहिबा रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, आप दोनों का शुक्रिया। बहुत जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें फ़ारूक हबीब साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले शैला साहिबा, चूँकि आज आप लोगों ने अपना दो टोक मौक़िफ़ दे दिया कि फौजी अदालतों में तोसी आप लोग नहीं चाहते, इसकी मेन कंसर्न्स क्या हैं आप लोगों के कि क्यों नहीं होनी चाहिए फौजी अदालतों में तोसी? अच्छा देखिए, हम पहले ही से कभी इसके हक़ में नहीं रहे, और उस वक्त भी हमने ये देखते हुए कि ठीक है एक माहौल बनाया गया था, हमने इसकी हिमायत की। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि रज़ा रब्बानी साहब हमारे बहुत सीनियर, काबिल एहतराम, काबिल इज़्ज़त और काबिल सेनेटर भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी बहुत अच्छी ग्रिप भी है, लेकिन वो रो पड़े थे और हम नहीं चाहते थे ये। अब जबकि उसका रिज़ल्ट भी हमारे सामने है कि उसमें ज़्यादातर जिन लोगों को फांसी की सज़ा हुई वो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, और सुप्रीम कोर्ट में वो सारे मुकदमे फंसे हुए हैं। तो जब अल्टीमेटली उन्हें सुप्रीम कोर्ट ही आना है और सुप्रीम कोर्ट से ही फैसले लेने हैं, तो फिर हम क्यों इनको सपोर्ट करें? ठीक है, चले। और हमने दूसरी दफ़ा जब इनकी तोसी हुई थी तो हमारी कुछ शराइत थी, और वो शराइत जो थी उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी जिसको हम ये समझ सकें कि ड्यूरिंग द हियरिंग इन जो भी मुलजिम है उसको कहीं ह्यूमन राइट्स की वायलेशन ना हो, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं चलाया गया। ठीक है, तो ये आपके कंसर्न्स है, लेकिन ये पीपल्स पार्टी का अपना जुदागाना पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज आप लोग एक तरीके से पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी जो है वो ऑफ कोर्स इस पे अलग-अलग पोजीशन लेंगे या कोई जॉइंट पोजीशन लेंगे, या इस वक्त सिर्फ ये आपकी जमात की तरफ से है? कोई आप लोगों ने रब्ता किया पीएमएलएन वालों से उनको इस इशू के ऊपर कोई कंसेंसस बनाने के लिए? देखिए, जब मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज अपोजिशन में होती हैं तो उनके पास एक दूसरे को देने के लिए कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो इशू टू इशू जो है वो अपने अंदर जो है वो बातचीत करती हैं और कोशिशें कि अपने अपने तौर पे जो जिस चीज़ को सही समझता है उसके लिए लॉबिंग करता है। हम ये समझते हैं कि आर्मी कोर्ट्स नहीं होने चाहिए और कभी भी नहीं होने चाहिए, और एक ऐसी सूरत हाल में कि सज़ाए मौत वाला मैटर जो है जिसको मैंने कहा कि अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में रुके में, तो फिर हम और भी हम समझते हैं राइट्स की इस पे वायलेशन हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो उसकी वजह से हम इसे सही नहीं समझते। ओके, ग्रेट। तो हम कोशिश करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे उनको लाने की। अच्छा, वो लेकिन करेंगे, अभी कोई रब्ता हुआ नहीं है कि हम सेपरेटली भी इसको लेके चलें। जी, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि मैं प्रोविंशियल लेवल पर जो है, चले ठीक है, पॉलिटिक्स है मेरी और मैं कैबिनेट में हूँ, लेकिन सीईसी में मैं नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या फैसला हुआ। लेकिन ये मुझे मालूम है
कि पीपल्स पार्टी आर्मी कोड की ठीक है, फेयर इनफ। आपने बड़े उस तरीके से वोकली ये बता दिया। जो आगे बढ़ूंगी अब्बास साहब आपकी तरफ। सर, अभी आपकी जमात के जब लोगों से पूछा गया तो कहा इस पे गौर किया जाएगा, तो अभी भी आप लोग का वही स्टेटस है? इस इशू पे भी आप लोग गौर कर रहे हैं या कहीं आप नतीजे के करीब हैं कि इस इशू पर आप लोगों ने क्या स्टांस लेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, अभी तक तो ना हुकूमत इस मामले पर सीरियस है, ना हुकूमत ने किसी से रब्ता किया है, ना हमें पता है कि वो कोई अमेंडमेंट लाना चाहेंगे या ला रहे हैं। लिहाजा जब कुछ चीज़ हमारे सामने आएगी, कोई कंटेक्ट करेगा, कोई कहेंगे कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो फिर उस वक्त उस पर बात भी करेंगे, फिर अपनी राय भी देंगे, पार्टी के अंदर भी डिस्कशन होगी। अभी तक फॉर्मली उन्होंने किसी तरह का कोई ऐसा माहौल ना बनाया है, ना अभी तक उन्होंने की कुछ सोच है। हुकूमत कन्फ्यूज है, मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इस मामले पर कोई सिंसियर है। लिहाजा जब ये मामला हुकूमत किससे बात करेगी, ये हुकूमत का काम है, फिर उस वक्त देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, कि क्या हालात हैं, हम लाना चाहते हैं, क्या वजह है कि वाकई एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो उस वक्त इस पर डिस्कशन होगी। लेकिन आइडियोलॉजिकली कहाँ खड़ी है आपकी जमात? चले पीपल्स पार्टी तो आइडियोलॉजिकली एटलीस्ट इस पॉइंट पे खड़ी है कि ये इनमें इनकी ड्यूरेशन में तोसी नहीं होनी चाहिए, और उसका उन्होंने बड़ा जवाब भी दिया कि इन वजूहात की वजह से नहीं होनी चाहिए। आपकी जमात आइडियोलॉजिकली इस इशू पर कहाँ खड़ी है? देखें, ये जिस वक्त ये कोड बनाई गई थी, APS का वाक़या हुआ था, उसके बाद तमाम सियासी जमातें प्राइम मिनिस्टर हाउस में जमा हुई थी, वहाँ बैठ के फैसला किया गया था और सब ने कहा था कि ये एक्स्ट्रा आर्मी सिचुएशन से पाकिस्तान गुजर रहा है, लिहाजा जो हार्ड क्रिमिनल हैं उनको यहाँ सज़ा देना आम अदालतों में मुमकिन नहीं है। उस वक्त एक तरीक़ाकार अख्तियार किया गया था कि नहीं, ये आर्मी कोड बनाने चाहिए और उनमें इन हार्ड क्रिमिनल का ट्रायल होना चाहिए। उसके बाद जब एक्सटेंशन दी गई दोबारा, तो उसमें सनसेट क्लास भी डाल दी गई थी, लेकिन उस वक्त हमने चीज़ें सामने रखी थी सारी अपोजिशन की, सारी अपोजिशन इस बात पर मानी थी। मैं कह रहा हूँ कि अभी तक अपोजिशन का कोई अपोजिशन से किसी ने रब्ता ही नहीं किया। हुकूमत, मुझे नहीं लग रहा, ये टाइम ख़त्म हो गया है। अच्छा। कोई अभी डिबेट हो नहीं रहा, नेशनल असम्बली का सेशन जारी है, 2 दिन बाद सेनेट का भी सेशन होगा, तो जब ये मामला कोई डिस्कशन में आएगा वो उस वक्त भी इसका जवाब दिया जा सकता है या कोई फॉर्मल कांटेक्ट होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हुकूमत खामोश है। ये वैसे मीडिया पे ये डिस्कशन हमारे यहाँ शुरू हो गई है, लिहाजा जब कोई सीरियस इस पर होगी डेवलपमेंट तो इंशाल्लाह फिर आपसे भी बात करेंगे। चलें, ठीक है। फारूक हबीब साहब एक गुफ्तगू सुन रहे हैं। पीपल्स पार्टी तो ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल हम इसके हक में नहीं है, और उन्होंने अपने रीजंस भी बताए हैं। PMLN कह रही कोई एक्टिविटी कहीं से इनिशिएट तो करे हुकूमत, हमें तो नजर ही नहीं आ रहा, बिकॉज अब तो सिर्फ डेडलाइन भी करीब है, चंद हफ्ते रह गए हैं, उसके बाद ये सीरियस फैसला आपको करना होगा, और इसमें आपको तमाम लोगों की कंसेंसस की भी ज़रूरत है, लोगों को मनाने की ज़रूरत है। असेंबली के अंदर हम देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त बयानबाजी हो रही है, तो ये बीच में ये जो अहम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ये कब होगी, और ये इन मामलात की सीरियसनेस जो है आपकी तरफ से दिखाई क्यों नहीं दे रही? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत जो है सारे मामले के अंदर जो है वो बहुत संजीदा है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में रहा और अभी भी उसके असरात जो हैं वो मौजूद हैं। बेशक वो बतदरीज जो है उसके अंदर कमी वाक़ हो रही है। हमारी फ़ौज पाकिस्तान ने जो है वो बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जवानों ने, हमारे अफसरान ने, और इसके अलावा जो है वो हमारा कोलेट्रल डैमेज भी बहुत हुआ है। हमारे सिविलियंस की बहुत शहादतें इसके अंदर शामिल हैं। पूरी कौम ने जो है वो दहशतगर्दी की जंग के अंदर भारी कीमत चुकाई है। और आपके इल्म में है कि जब से जो फौजी अदालतें बनाई गई और ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया गया, इसके अंदर तेज़ी आई, तो दहशतगर्दी के वाक़यात में भी कमी आना शुरू हुई। तो मैं ये समझता हूँ कि वो दहशतगर्द जिनको शायद सज़ाएँ नहीं मिल रही थी या जिनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसले नहीं हो पा रहे थे, और आपके इल्म में है कि ये दहशतगर्द कितने ख़तरनाक हैं और इनके आगे जो है वो किसी इंसानी जान की कोई कदर कीमत मौजूद नहीं है। ये उस वक्त उन स्पेशल हालात के अंदर जो है ये इनिशिएटिव लिया गया। यही वजह है कि आज जो दुनिया है वो भी पाकिस्तान की तरफ अमन के लिए देख रही है, चाहे वो अफगानिस्तान के हवाले से हो या इस खित्ते में अमन के हवाले से हो। ये कभी आप ना भूलें कि इसमें ये फौजी अदालतों का भी एक बड़ा अहम किरदार है, और कोई ऐसा वाकया ऐसा सामने नहीं आया जो कोई हाईलाइट भी हुआ हो या जिसके ऊपर कोई इशू क्रिएट हुआ हो कि किसी ऐसे बंदे को पकड़ के फौजी अदालत में फांसी दे दी गई है या सज़ा दे दी गई है जो उस मामले के अंदर मुलव्वस नहीं था, जो खदशात पहले एक बार बताए गए थे। मैं ये समझता हूँ कि ये कौमी अहमियत का हामिल मामला है और इसके ऊपर यकीनन पार्लियामेंट में भी डिबेट होगी। इस हवाले से परवेज़ खटक साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने अहम राब्ताकारी की जिम्मेदारियाँ दी हैं, जो कि अपोजिशन से भी
राब्ता करेंगे और यकीनन ये बात जो है वो असेंबली में भी जो है पार्लियामान में भी डिस्कस होगी। और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर हमें किसी किस्म की जो है वो सियासत या पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। ये एक संजीदा मामला है, इसके ऊपर बिल्कुल फरूक, ये संजीदा मामला है, लेकिन देखिए ना, हर कानून हर इशू जो होता है ना वो बिल्कुल एयर टाइट नहीं होता। उसके अंदर बहुत सारे लूप होल्स होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे सुकम होते हैं, और अगर पुरानी उनकी प्रैक्टिस से कुछ सीख कर नए जो दोबारा तौसीक की जाए, उसमें उन गलतियों को सुधार लिया जाए, तो ये एक बेहतर बात होती है। कोई ऊपर से उतने सहीफे नहीं है कि जिन पे बिल्कुल तब्दीली ला सकते, लेकिन आपने कहा जी हम लोग करेंगे बात, लेकिन सीरियसनेस दिखाई नहीं दे रही। क्या इंडिकेटर्स हैं? क्या आप लोगों ने कोई राब्ते शुरू किए हैं या किस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि अब तब राब्ते शुरू करेंगे? क्योंकि अब सिर्फ 3 हफ्ते गालिबन रह गए इनकी खत्म हो रही है। मैंने आपको और अपने कंसेंसस आपने पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ बनाना है, जिनको आप चोर चोर कहते हैं थक रहे, तो उनको आपने मनाना भी होगा इस इशू के ऊपर, तो वो कैसे करेंगे आप? देखें मारिया, बात ये है कि वो एक अलग मामला है। मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपने तमाम मामलात को एक ही नज़र से देखना है और उसको सिर्फ एहतसाब की नज़र से देखना है, या अगर किसी का कोई ज़ाती मामला है जिसको इस वक्त कोई ज़ाती मुश्किलात का सामना है, उस नज़र से देखना है, तो फिर पार्लियामान के अंदर ये बात करना बंद कर दें कि हम कौमी इश्यूज़ के ऊपर बात करने को तैयार हैं, या अवामी अहमियत के जो मामलात हैं उन मामलात के ऊपर हम अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतनी ही संजीदगी का इजहार इनको करना चाहिए। मैं समझता हूँ कहाँ से संजीदगी, क्या आपने अप्रोच किया? उन्होंने आगे से आपको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं किया? नॉन सीरियसनेस कहाँ है अपोजिशन की तरफ से? राब्ताकारी का देखें गुजर राब्ताकारी का आगाज हो चुका है। मैंने आपको पहले कहा कि वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर दफा परवेज खटक, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर मुश्तमिल 2 रुकनी कमेटी बनाई है, जिनके ऊपर राब्ताकारी की जिम्मेदारी भी है और वो राब्ते के अंदर भी मौजूद हैं। और यकीनन आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले पार्लियामेंट के अजलासों के अंदर इसके ऊपर ये मौजू जो है वो ज़ेर बहस आने वाला है और इसके ऊपर जो है वो हतमी फैसला भी होगा। चले, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, अच्छी बात है। मैं भी चाह रही हूँ कि इशू बेस्ड पार्लियामेंट में ज़रा इशू बेस्ड बात ज़्यादा की जाए और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कम की जाए। भारत ब्रेक पर हम जाएंगे, वापस आएंगे। 5 साल हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही पीपल्स पार्टी को, वजह क्या है और ये इत्तेहाद जो है ये इसकी खुद कितनी उम्र होगी? ब्रेक के बाद हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहें। बार से मत लगाओ, ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी। आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविजन बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही, ये अवाम से ना आए हैं ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। कह दूँ, आज सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान 5 साल निकाल लें। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी जो असेंबली में तकरीर की, उनको भी यही लग रहा है कि ज़्यादा दिन नहीं है हुकूमत के पास, और उन्होंने कहा है कि एक दिन आपने भी बहुत जल्द इधर ही खड़े होना है जहाँ पर हम खड़े हैं। बहरहाल इस अपोजिशन को एक मैच्योर अपोजिशन उन्होंने ज़रूर कहा है। ये क्या पार्लिमानी रवायत नहीं है? क्या पहली बार अपोजिशन मुत्तहिद हुई है? आना आपने भी वहीं है जहाँ हम खड़े हो गए हैं, 2 पार्टीज आके। टाइम ज़्यादा नहीं, आपको लगेगा चंद महीनों की बात है। ये अपोजिशन एक मैच्योर्ड अपोजिशन है, ये एक मैच्योर अपोजिशन है। यहाँ पहुँचते पहुँचते बड़े तवील रास्ता जो है वो काटा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने भी, और वो कहते हैं अपने अपनी माजी की गलतियों से सीखा है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, पीटीआई भी चंद कुछ अरसे के बाद यहाँ पर खड़ी होगी। वो जो तल्ख लहजे थे, वो जो एक बड़ी लंबी मुसाफिर थी जो तय की है पीपल्स पार्टी पीएमएलएन ने, उसकी एक छोटी सी झलक देख लें। ये मौलवी साहब जिनका नाम मौलवी नवाज शरीफ समझिए, ये मौलवी ज़ियाउल हक की सियासत चाहते हैं। इसी सोच ने मेरी बीवी की शहादत की है। तुम्हें और तुम्हारे लुटेरे साथियों को इसी चौक के ऊपर उल्टा लटकाएंगे और तुमसे कौन की भलाई करेंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। दर बाबा और 40 करोड़ से अपनी लूटी हुई दौलत वापस इनके पेटों से निकालकर आपके कदमों में निछावर करेंगे। ये कौमी चोर, ये आवाम का चोर, ये धरती पे बहुत नासूर हो चुका है और हम ऐसे दरिंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस सरदारी को लॉन्च करना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे नाम कसीदा तो मेरा नाम जवान करेंगे। जरदारी और इमरान भाई भाई, जरदारी इमरान भाई भाई।
जी, जस्ट रिमाइंडर कि ये इस पूरे प्रोसेस से होकर आज जो है अपोजिशन कह रही है कि हमने गलतियों से सीखा है और हमें आज एक मैच्योर अपोजिशन अब इससे दोबारा नहीं करेंगे। तो इत्तेहाद कितनी लंबी चलेगा ये भी देखेंगे। पाकिस्तानी सियासत में जो हलीफ हैं और रकीब हैं वो कभी भी हमेशा एक से नहीं रहते। चले साहिबा आपकी जाने पाऊंगी, ये अब 5 साल हुकूमत चलती दिखाई नहीं दे रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जरदारी साहब को, ऐसा क्यों है? क्यों लग रहा है आप लोगों को? किस बेसिस पे आप लोग ये समझ रहे हैं? अच्छा देखिए, जरदारी साहब ने तो ये बात बहुत देर में कही है। मिड टर्म इलेक्शन का इशारा खुद न्याजी साहब ने भी किया, और चाहे वो दानिश्वर जो कि कलाबे मिलाते थे आसमान तक उनको देख लें, एंकर्स का जो है वो एनालिसिस देख लें, या फिर जो इनके इत्तेहादी और इनके सपोर्टर हैं, जैसे इत्तेहादी में इनके जो है PMLQ, MQM और सपोर्टर्स में बलोच नेशनल पार्टी, उन सब के भी मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे जो बड़ा मसला सामने आ रहा है वो है हुकूमत की माशी पॉलिसी का ना होना। अब ये कहेंगे कि ये हालात ऐसे छोड़ के गए थे, बिल्कुल हमने हमेशा PMLN को क्रिटिसाइज़ किया जहाँ के इन्होंने बहुत बुरी माशी सूरत हाल कर रखी है, और आपने ख़ुद कहा अपने मुंह से कि पीपल्स पार्टी का दौर इनसे बेहतर था। तो जब आप ये सारी बातें करते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, ये नहीं करेंगे, और हमारे पास 200 माहिरीन बैठे हैं जो आके 200 ऐसे अफराद कम बैठे हैं मेरे पास, ये इमरान न्याजी साहब का था, जो माहिर माशियात हैं, जो आते ही संभाल लेंगे। हालांकि एक आम माशी मालूमात जो रखता है आदमी, वो ये समझ रहा था कि हमें कर्ज लेने जाना होगा, हमें डिफरेंट तरीके से करना होगा, लेकिन आपने गलत तरीक़ा किया, जिसकी वजह से आज हर महीने 448 अरब रुपए कर्जा लिया जा रहा है। इन्फ्लेशन बुलंद तरीन सतह पर 10-11 साल की, ज़र मुबादला कम तरीन सतह पर, रेवेन्यू कलेक्शन सिवाय सिंध का फेडरल समेत तीनों सूबों का माइनस में, सिर्फ सिंध का प्लस 14%, और महंगाई अपने उरूज पर। ठीक है, तो आप हमें बताएं कि आपने इन 5 महीनों में आवाम को क्या दिया। डॉलर की कीमत आप ऊपर ले गए, लेकिन 5 महीने में दूसरा मिनी बजट आ रहा है। ठीक है, और अभी कह रहे हैं माहिर माशियात के इससे बहुत ज्यादा महंगाई होगी। UAE और सऊदी अरब की आप बात करते हैं, UAE से आपने 8.3 या 2% शरह सूद जो है उस रेट पर, इस पे आपने लिया है, और सऊदी अरब से 3.0 पर। ठीक है, तो फ्री तो आपको कहीं से भी दोपहर का खाना नहीं मिल रहा है। आपने ये सब कर्जे लिए हैं, इतने कर्जे लिए हैं कि 93% इजाफा हुआ है। इतने कर्जे इतने अरसे में नून लीग ने भी नहीं लिए थे, और इंटरनली और बैरूनी कर्जे बढ़ गए हैं पाकिस्तान पे। तो आपकी कोई माशी पॉलिसी नहीं है सिवाय ये कि टैक्सेस लगा दो, सर्विसेज की कीमत में इजाफा कर दो। तो अवाम तो पिस गए। अवाम को क्या दिया? दवाएं तक महंगी कर दी। पहले ये होता था दवाओं को बच्चों की पहुंच से दूर रखें, अब आता है दवाओं को मरीजों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है, तो इन वजूहात की वजह से आप कह रही थी आपको 5 साल हुकूमत चलती नहीं दिखाई दे रही, तो फिर होता क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को? क्या नहीं 5 साल हुकूमत चलेगी तो फिर क्या होता दिखाई दे रहा है? अब ये तो हालात ही बताएंगे कि आवाम की बर्दाश्त क्या है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हम जो ये इत्तेहाद है ये मुख्तलिफुल ख्याल पार्टीज का है, जो इशू टू इशू बात करेंगे, लेकिन पहले मरहले पे जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि ये जो सूरत हाल है जिसमें ह्यूमन राइट्स हैं, जिसमें इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। बाकी ये जो भी अच्छी लेजिस्लेशन लाएंगे हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर ये चाहें कि ये 23 तारीख को मिनी बजट लाएं और हम खामोश रहें, ये चाहें कि ये टैक्सेस लगाएं हम खामोश रहें, अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब्बासी साहब आप एक गुफ्तगू सुन रहे हैं। सर पीपल्स पार्टी तो क्लियर कट कह रही है हमें नहीं लगता कि ये 5 साल मुकम्मल करते जाएंगे। बहरहाल जो आप लोग तकारीर कर रहे हैं असेंबली के अंदर, आप कह रहे हैं कि जी अच्छा है 5 साल मुकम्मल करें ताकि जो निज़ाम है, ये जो जमहूरियत है, ये जो पूरा सिस्टम है, इसमें कोई रुकावट ना आए, कोई इसको ब्रेक ना लग जाए एकदम से। लेकिन आपको लग रहा है कि ये इस तरह होगा, ये पूरा इनकी टेन्योर पूरा होगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी को नहीं लग रहा और उन्होंने उसकी वजूहात भी बता दी। देखें जी, जब इलेक्शन हुए थे तो इलेक्शन के फ़ौरन बाद हमें बड़ी सीरियस रिजर्वेशन थी इन इलेक्शन के ऊपर, लेकिन हम सारे लोग असम्बलियों में चले गए और हमारी ख्वाहिश थी कि इनको पूरा टाइम देना चाहिए ताकि ये हुकूमत जो है अपनी जो माशी पॉलिसी है बता रहे थे, ये बता रहे थे कि इनके पास एक बेस्ट
इकानमी ठीक करने की टीम है। ये कह रहे थे कि डॉलर की हमारे ऊपर बारिश होगी, ये कहते थे कि हम मदीना की रियासत कायम करेंगे। इनका ये क्लेम था कि हम आएंगे तो महंगाई को ख़त्म करेंगे। इनका ये क्लेम था कि हम आएंगे और किसी मुल्क में मांगने नहीं जाएंगे। इनका ये क्लेम था कि जी हम IMF के पास नहीं जाएंगे। इनका क्लेम था कि हम यहाँ जो गवर्नर हाउस हैं इनकी दीवारें और प्रेसिडेंट हाउस को गिरा कर यूनिवर्सिटियाँ बना देंगे। इन्होंने कहा था कि हम कभी बैरूनी दौरों पर नहीं जाएंगे। ये भी बात कही थी कि हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे। तो हमने कहा कि ये इनकी पॉलिसी है तो इनको ज़रूर जो है अपनी पॉलिसी जो है इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। और 1 लाख इन्होंने कहा था नौकरियां देंगे और 50,000 घर बनाएंगे। तो वो जो सारे ख्वाब दिखाए गए थे अवाम को इलेक्शन में या इलेक्शन से पहले या कंटेनर पे, हम चाह रहे थे कि अब इनका वक्त है कि इनको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 6 महीने होने वाले हैं, पार्लियामेंट ये मुकम्मल नहीं कर सके। अभी तक ये स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बना सके। रूल ऑफ बिजनेस में लिखा हुआ है कि अगर आप 1 महीने के अंदर अंदर आप जो है वो स्टैंडिंग कमेटी बनाएंगे। अभी तक ये एक बिल जो है, एक लेजिस्लेशन भी, एक बिल भी किसी बहुत उसमें थोड़ा सा वैसे थोड़ी सी ओनरशिप तो सर आप भी लीजिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी चेयरमैनशिप की वजह से आप लोगों ने भी वहां पर एहतजाज किया, नहीं चलने दिया है वाहन, फिर काफी अरसे उसके ऊपर भी मामला डेडलॉक का शिकार रहे। तो ये तो दोनों तरफ की थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। बहरहाल खैर हुकूमत ने आपकी बात मान ली, जिसपे इनको बाद में इतना अपनी तरफ से भी धुतकार रहे हैं अपनी पार्टी के लोग। जी सर, इसका जवाब जरा सुन लें। ये बिल्कुल हकीकत से नहीं है। हमने पहले दिन इनको कहा था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन होगा। इन्होंने वो बात आखिर में जाके मान ली है। लेकिन अगर ये बात पहले मान लेते, उस बात को भी हुए कोई 2 महीने या 1.5 महीने से ऊपर हो गया है। हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को ये मुकम्मल करें। हम कहते हैं कि इन्होंने जो महंगाई का तूफान खड़ा हुआ है, इस महंगाई में कमी लाएं। हम कहते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की माशी पॉलिसी जो ये चला रहे हैं, इस तरह पाकिस्तान जो है इसकी माशी हालात जो है वो बेहतर नहीं होंगे। इनको अपनी कोई टीम बेहतर करनी होगी। जिस तरह आज इन्होंने लोड शेडिंग गैस की और बिजली की लोड शेडिंग की हुई है। पूरा हमारा जो पहाड़ी इलाका है, हज़ारा डिवीज़न आप देख लें, एबटाबाद देख लें, हवेलियाँ देख लें, गलियात देख लें, मरी में लोगों को न बिजली मिल रही है, न गैस मिल रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। ये इस हुकूमत की गफलत की वजह से है। जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई थी उस वक्त 18-18 घंटे की लोड शेडिंग थी। उस वक्त इंडस्ट्री बंद थी। 4 सालों के बहुत जल्दी न सिर्फ तमाम इंडस्ट्री को गैस मिली है, गैस की लोड शेडिंग ख़त्म कर ली गई थी। कोई 11,000 से ज़्यादा जो बिजली थी वो सिस्टम में डाल के गए थे। अब इन्होंने 6 महीने में ये पाकिस्तान को कहाँ लेके जा रहे हैं। हम अब भी इनको गिराना नहीं चाहते। हम हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहे हैं। हम इनको सिर्फ कह रहे हैं कि आपने जो लोगों से वादे किए थे, जो आपने ये अपनी माशी पॉलिसी से कहा था कि मुल्क ठीक करेंगे, आपने कहा था कि इस मुल्क से गुर्बत खत्म करेंगे और इस मुल्क से महंगाई अपनी प्रायोरिटीज के ऊपर काम कर लें। ठीक है, फारूक साहब तो है भी फैसलाबाद से, वहाँ पर बड़ा बिजनेसमैन बैठा हुआ है जी, वहाँ पर वो उनको पता चल रहा होगा इस वक्त सूरत हाल। लेकिन आप फारूक, आपकी तरफ आने से पहले एक थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, हम शेयर करना चाहते हैं अपने देखने वालों से, बल्कि आप लोग भी अगर सुन लें। ये DGISPR साहब का जी बयान आया, उन्होंने कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी की एक लहर थी, फौजदारी निज़ाम दहशतगर्दों को सजाएं देने में नाकाम रहा, फौजी अदालतें आर्मी की ख्वाहिश नहीं है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतें बनाई गई थी, फौजी अदालतें फौज की नहीं कौमी ज़रूरत थी, और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फौजी अदालतें जो बनाई गई थी तो पार्लियामेंट ने फैसला किया फौजी अदालतों में तोसी होगी और फौजी अदालतों का ताल्लुक लापता और दीगर ऐसे मामलात से नहीं है। पार्लियामेंट ने 2 साल के लिए फौजी अदालतों को तोसी भी दी थी और फौजी अदालतों ने दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर खौफ भी तारी किया था। देखने की ज़रूरत है क्या ये जो फौजदारी निज़ाम है ये मौसर हो गया है। 4 साल के दौरान फौजी अदालतों में 717 मुकदमात आए, फौजी अदालतों से दहशतगर्दी में नुमाया कमी हुई और 4 साल के दौरान जो है 646 केसेस के फैसले भी किए गए। और क्या हमारा फौजदारी निज़ाम अब दहशतगर्दों से निमट लेगा, ये सवाल है जी। आगे बढ़ते हैं। फारूक हबीब साहब, भी थोड़ी सी जो कि बात हो रही थी फौजी अदालतों के हवाले से, नई स्टेटमेंट आई, नई डेवलपमेंट हुई, इस पर भी मैंने आपसे कहा बात करूं। लेकिन ये जो फैसलाबाद में बैठे हुए सर, ये जो गैस का मामला, बिजली का मामला, ये तो बड़ा आपका वोटर वहाँ बैठा है, तो कैसा क्या फीडबैक देता है आपको? ये मसला जेन्युइन मसला है, तो लोग खुद भी कह रहे हैं कि ये एक क्राइसिस है। देखिए, मैं इस पे भी आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं बात करना चाहता हूँ कि कल जो आसिफ अली जरदारी साहब ने तकरीर की, वो इन्होंने कहा कि जी हुकूमत जो है वो 5 साल पूरी नहीं करेगी। ये मैं समझता हूँ कि ये जमहूरी सोच नहीं है। हुकूमत की 5 साल के लिए मुंतखब हुई है, एक आइनी मुद्दत है। हुकूमत जो है वो अपनी मुद्दत भी पूरी करेगी, इनके सामने मुद्दत पूरी करेगी। असल में मसला ये है कि खौफ तारी हो चुका है, ज़बान के ऊपर जो है वो लर्जा तारी है। प्रॉब्लम इनका मसला ये है
कि जाली अकाउंट्स की जो JIT की रिपोर्ट थी वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रेफ़र कर दिया है और नैब ने आसिफ अली जरदारी साहब को ना मासूम कहा है, ना फरियाल तारपुर साहब को सुप्रीम कोर्ट ने मासूम कहा है। ये तो मासूम नहीं है, आप तो जो है वो एविडेंस भी मौजूद है, सबूत भी मौजूद है। तो जेल जाने से बचने के लिए जो है वो इत्तेहाद भी भाग गया और शहबाज शरीफ को कौमी चोर कहते थे, अब जो इत्तेहाद बढ़ा है ये मुझे लगता है इंटरनेशनल चोरों का जो है वो इत्तेहाद बन गया है। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PMLN हुकूमत ने उसका तसलसल जारी रखा। जो नाकामियाँ थी, अब मौजूदा हुकूमत में 5 साल में ना किसी की शुगर मिल छीनी गई है, ना जो है वो किसी की जेब के ऊपर जो है वो डाका मारा गया है, ना किसी से जो है वो कमीशन का मुतालबा किया गया है। हम तो आपसे जो है वो आपकी तर्ज हुकूमत तो सीखना ही नहीं चाहते। आपका तजर्बा आपको मुबारक हो, ये लूट मार का तजर्बा हमें नहीं चाहिए। हम तो आवाम को डिलीवर करना चाहते हैं और 5 माह के अंदर आपको आवाम याद आ गई। पिछले 40 साल अगर आपने आवाम की खिदमत की होती तो लोग आपको मुस्तरद ना करते। आवाम की बात नहीं ना, आपके मुंह से आवाम का लफ्ज़ अच्छा ही नहीं लगता। और मैं ही समझता हूँ कि पिछले 5 महीने सवाए आपने रोने धोने के पार्लियामेंट के अंदर, सवाए अपने एहतसाब से बचने के लिए इदारों के खिलाफ बात करने के अलावा आपने कुछ नहीं किया। जरदारी साहब पिछले दिनों असम्बली में आए, उन्होंने कहा चेयरमैन नैब को आना चाहिए। इससे पहले भी वो बयान दे चुके हैं हम ईंट से ईंट बजा देंगे। कभी वो कहते थे कि नैब के चेयरमैन की क्या जरूरत है। तो वो इस किस्म के बयानात वो देते रहते हैं। उनके बयानात को जो है वो हम संजीदा नहीं लेते। लेकिन मैं ही समझता हूँ कि इस मुल्क की जमहूरियत ने भी आगे बढ़ना है, जमहूरियत ने मजबूत भी होना है और अकाउंटेबिलिटी भी जो है वो जमहूरियत का हुसन है। जहाँ तक रही बात डिलीवरेंस की, आज आप देखें कि दुनिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्होंने भगा दी थी, आज फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक्सन मोबिल जो है वो तेल की का सुराग लगा रहा है। कल जो है कारगिल कंपनी आई जो इन्होंने भगा दी थी, करप्शन की वजह से चल गई, वो मुल्क के अंदर। चले फारूक साहब, इसको थोड़ा सा फैक्चुअली ठीक कर लें। जो ये जो एग्जाम थी, ये पिछले दौरे हुकूमत में ऑलरेडी बातचीत कर रहे थे। ये अभी आकर मुकदमे शुरू कर, मामला शुरू करें, अच्छी बात है। लेकिन मुझे फैसलाबाद में जरा लोड शेडिंग का और गैस की जो लोड शेडिंग हो रही है, जरा इसके बारे में बताएं सर। पहले लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, ये दोबारा क्यों शुरू हो गई? ये दोबारा क्यों? फैसलाबाद पे ही आ रहा हूँ। इन्होंने इंडस्ट्री का ऐसा बेड़ा किया था कि जो बिजली की बात करते हैं, इंडस्ट्री को ताले पड़ गए थे। पावर लूम्स 40 रुपए किलो के भाव फैसलाबाद में बिकी हैं, उसका नतीजा भी जनरल इलेक्शन में नजर आया। अब हमने तो गैस सस्ती कर दी है। आकर देखें फैसलाबाद के अंदर इंडस्ट्री के दरवाजे खुल गए हैं। उनके लिए बिजली सस्ती की है ताकि जो है वो एक्सपोर्ट हमारी बढ़ सके। बिजली आ रही है, गैस की लोड शेडिंग की वजह थी कि वो RLNG बिजली लेकिन आ रही है, लोड शेडिंग शुरू हो गई दोबारा फारूक साहब। अब गैस सिस्टम के अंदर वापस आ गई है। अब लोगों को गैस जो है वो मिलना शुरू हो गई। मेरे यहाँ लाइट नहीं है अभी। कि इंडस्ट्री को चलाना, बिल्कुल नहीं मिल रही है, पूरा हज़ारा ये हमारी फारूक साहब जरा ये मुतासरीन की बात भी सुन ले। वो कह रहे हैं कि नहीं बिजली आ रही है, लाहौर में, इस्लामाबाद में लोड शेडिंग बढ़ गई है पहले से। ठीक है, कोई अगर इशू है तो एटलीस्ट इसको एडमिट कर ले कि जी ये मसला है। ये मत कहे कि मसला है ही नहीं। मैं आपको गुजारिश सुन लेना, मसला था पिछले 15 रोज पहले एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, जो बिजली की लोड शेडिंग थी। उसमें प्रॉब्लम नहीं हुई थी, हुकूमत ने टाइम पे LNG का जो है वो ट्रिप कर गए थे, मंगवानी थी, वो मंगवाई नहीं है। कुछ जगहों के ऊपर जो है पावर हाउसेस को गैस नहीं मिल रही थी। RLNG का टर्मिनल 2 रिपेयर पे गया हुआ था, वो टेक्निकल वजूहात थी, लेकिन उसके ऊपर कोई हुकूमत की नाअहली नहीं है। लेकिन जिन लोगों की नाअहली थी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। हुकूमत संजीदा है। हमने अपने वफादार कुर्सियों पे नहीं बिठाए, हमने उनके खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। 2 MDs को हटाया गया इसी बुनियाद के ऊपर कि उनकी नेग्लिजेंस थी। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब वक्त पे अदायगियां नहीं हुई, इस वजह से ये एक नाअहली के ही जुमरे में आएगा ना। यानी ये मतलब अगर नाअहली नहीं है तो ये क्या है? अगर वो साइकिल पूरा अफेक्ट हो गया है और जिससे लोगों को लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है, तो ये नाअहली नहीं होगी, इसको क्या कहेंगे? गलती हो? मैं इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। जी सर, जी अब्बासी साहब बताइए। देखें, नहीं मैं एक सेकंड पहले उनका मौक़िफ़ कर लें शामिल, फिर मैं आपकी जानिब आऊंगी। जी 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 अब्बासी साहब। इनके मिनिस्टर साहबान जो हैं उन्होंने आगे कहा ये दोनों मिनिस्टर साहबान जो थे, इन्हें बैठना चाहिए था, इन्हें बैठ के टाइम पे इन्हें देखना चाहिए था कि आपके शदीद मौसम आ रहा है, इन्हें बैठ के पुरानी अदायगियां करनी चाहिए थी। और फिर LNG के जो ऑलरेडी शिपमेंट आनी थी इन्होंने वो कैंसिल किया है, उसको डिले किया है, जिसकी वजह से ये सारा क्राइसिस पैदा किया गया है। ये हुकूमत की बड़ी नालायकी थी। जिस दिन से ये आए हैं उस दिन को इनको बैठना चाहिए था। और हमेशा सर्दियां शदीद शुरू होने से पहले मिनिस्ट्रीज आपस में बैठती हैं, वो देखती हैं कि कितनी हमें गैस जरूरत होगी। जाहिर है जब शदीद सर्दी होती है तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। आज पूरा पाकिस्तान जो है, जहाँ जो ज्यादा सर्द इलाके हैं उनमें इन्होंने लोड शेडिंग ज्यादा रखी हुई है। उन लोगों के पास तो बहुत, और वो आज ढूंढ रहे हैं
हम इनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमसे बदला लें, पीपल्स पार्टी से लें, हमारी जमात ने अगर हमने कुछ किया हुआ तो हमें उल्टा लटकाएं, लेकिन इस अवाम से किस चीज का बदला ले रहे हैं? इस अवाम बेचारी का क्या कसूर है? चले, मुझे एक ब्रेक पर जाने से 145% आपका आ गया। आपने जो बताया कि ये नेग्लिजेंस की गई है, वक्त पर इलाज जो थे उनको तय नहीं किया गया, जो शिपमेंट है वो रोकी गई है, इसका जवाब ब्रेक के बाद हम लेंगे। आप लोग हमारे साथ। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि लोड शेडिंग, चाहे वो गैस की हो चाहे वो बिजली की हो, उसके दौरानिए में ज़्यादा हुआ है वो पहले जो कमी थी वो अब नहीं रही है, और उसकी बड़ी वजूहात हम डिस्कस कर रहे थे। फारूक साहब, अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें, जावेद अब्बास साहब ने बताया है कि क्या वजूहात हैं, किधर एग्जैक्टली कोताही हुई है जिसकी वजह से ये जो सर्दी में लोड गैस की लोड शेडिंग है, अब गर्मियों में पता नहीं बिजली की लोड शेडिंग कितनी होगी, अल्लाह माफ़ करे। देखें मारिया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, मामला ये है, हमारी हुकूमत को आए 5 माह हुए। मेरा एक इनसे भी सवाल ये है, ये नाहली की बात करते हैं, इन्होंने एक भी नया कुआं गैस का निकालने के लिए ड्रिल करने का ना कोई ठेका दिया, ना इन्होंने जो है वो उसके लिए कोई पैसे मुख्तस किए। मुझे एक बता दें, हम 10 नए कुओं की जो है वो ऑक्शन करने जा रहे हैं मार्च के महीने के अंदर, ताकि पाकिस्तान के अंदर से भी कहीं किसी जगह से नए गैस के ज़राए जो है वो निकल सकें। और जहाँ तक रही बात RLNG की हवाले से, वहाँ मैंने बताया कि जिसका जो एक टर्मिनल था वो रिपेयर पे गया हुआ था, रिपेयर पे वापस आ गया है, अब सिस्टम के अंदर गैस वापस आना शुरू हो गई। अगर किसी जगह पर कोई इश्यूज हैं तो वहाँ के लोकल को टेक्निकल इश्यूज होंगे, उनको भी चेक किया जा सकता है। अच्छा। और जहाँ तक रही बिजली के हवाले से बात, तो बिजली का जो ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके ऊपर काम हो रहा है। शहबाज शरीफ ने अपनी नाहली ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कबूल की कि हमने बड़े बड़े बिजली घर लगाए, गो के वो महंगे बिजली घर लगाए, इन्होंने महंगी बिजली पैदा की, हाइड्रल पे तवज्जो नहीं इन्होंने दी, लेकिन उसके बावजूद ट्रांसमिशन के ऊपर इन्होंने एक धेला खर्च नहीं किया। आपका ट्रांसमिशन सिस्टम ऐसा है, धुंध पड़ती है बैठ जाता है, आंधी आती है बैठ जाता है, भाई उसके ऊपर भी काम कर लेना था, नहीं किया। लेकिन मौजूदा हुकूमत की तरजीहात के अंदर शामिल है, हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे और इसको सिस्टम को ऐसा बनाएंगे जिससे लोगों को हमेशा के लिए ये लोड शेडिंग के अजाब से, गैस के लोड शेडिंग के अजाब से आपको जो है बचना पड़े। हम मरबूत और मुस्तकिल पॉलिसीज सामने लेकर आ रहे हैं जिनके नताइज जो है वो आवाम की बेहतरी के अंदर मुस्बत अंदाज के अंदर नजर आए। चलो ठीक है, नहीं आपने क्या थोड़ा सा हौसला कर ले, हम जो पक्का काम कर रहे हैं, आप कहना चाह रहे जी बासी साहब, ठीक है, कुछ थोड़े अरसे की बात है, वो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम सब कुछ ठीक करे सर। ये पहले मैं प्रोग्राम में नहीं, ये पहले कह रहे थे कि 90 डेज के अंदर हम चीजें ठीक कर लेंगे। अब ये 6 महीने आ गए। जो पहले गैस जहां छोड़ के गई थी मसलन नीर नून की हुकूमत, वहाँ आज देख लेंगे क्या डॉलर वहाँ कायम है जहाँ हमने प्राइसेस छोड़ी थी। आपको 157 अरब रुपए का खसारा छोड़ के इन्होंने इतनी ज्यादा महंगाई किया कि दवाइयां की 157 अरब का खसारा, 1200 अरब का पावर सेक्टर का खसारा छोड़ के गए हैं। वो आप हमारे ऊपर लोड शेडिंग और गैस के ऊपर बात ही नहीं करनी चाहिए। जब से हुकूमत संभाली आपने क्या किया है? मैं होता है इस जगह पे, मैं तो डिफेंड करने ना आता हूं साहब। आप पूरा पाकिस्तान आपने अंधेरे में डुबो दिया है, माशी पॉलिसी आपकी कोई नहीं है, बिल आपका शैला कुछ ऐड करना चाह रही है, ये तो बस इल्जाम बात होगी। शैला आप कुछ कहना चाह रही है जी? वो कौम के सामने है जी। मारिया मुसलसल इन दोनों ही से बात कर रही हैं। आपकी जानिब भी ब्रेक से पहले बारी नहीं आई। नहीं चले, आप ब्रेक से पहले क्यों बारी नहीं आई आप? अच्छा चले, बिल्कुल नहीं आई। चले बात करना चाहती हूँ कि फर्रुख हबीब साहब जो हैं उन जाली अकाउंट्स की बात कर रहे हैं जिनके बारे में अभी मज़ीद तहक़ीक़ात की हुक्म दिया गया है। फिर कहीं मुकदमा बनेगा, फिर वो कोर्ट में चलेंगे। भाई ये जो 18 बेनामी अकाउंट्स हैं जिनसे भागते फिर रहे हैं आप 4 साल से, और 9 वकील बदल चुके हैं, उनकी खैर मनाएं। दूसरी जो आपने बात की कि हमारे सबूत मौजूद हैं, तो अगर आपके सबूत नहीं है इतने वकील क्यों बदले? 18 अकाउंट्स के केस को निपटाएं, जाली अकाउंट्स के जो हैं। दूसरी बात, आपने एक बार जो रटाया, आप लोग को एक रटाया गया है, किसी भी PTI वाले को बिठा लें, वही अल्फाज उसी अंदाज से कहेगा कि भाई ये पार्टीज इतनी मिल रही हैं कि करप्शन, इनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हो रहे हैं उनसे बचने के लिए। तो क्या आप समझें कि आपके दौरे हुकूमत में नए पाकिस्तान में अदालतें इतनी कमज़ोर हैं कि 2 अपोजिशन पार्टी जिसमें एक का सरबराह नाअहल होकर जेल में है, आपस में मिलकर कोई बात करेंगी तो उससे अदालतें डर जाएंगी, हमारे ऊपर से करप्शन के केसेस ख़त्म हो जाएंगे।
ये छोटी छोटी बेवकूफ़ किस्म के मंजन बेचना आप बंद करें। दूसरी बात ये है कि आपको ये समझना चाहिए, आप बार बार कह रहे हैं कि ये एहतिसाब से बच रहे हैं, तो अकाउंटेबिलिटी के इस वक्त अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। वज़ीर आज़म से कहें कि भी अकाउंटेबल हो जाएं, इतने सारे पोर्टफोलियो उनके पास हैं, असेंबली में आएँ, जवाबदेह हों। और कभी आपको ये एहसास हुआ है कि कराची में जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको पूरी बिजली नहीं मिल रही है, गैस नहीं मिल रही है, इसकी वजह से 5 लाख लोग बेरोज़गारी के दहाने पे पहुंच गए। आप कारकर्दगी की बातें कर रहे हैं। आप ज़रा प्रैक्टिकल होकर बात करें। इस वक्त भी कराची में मेरे अपने घर में कोई 20 दिन हो गए गैस का जो प्रेशर है उसमें घर में रोटी नहीं बन सकती है। हाँ। सालन तो पूरे दिन की मेहनत के बाद तो बन जाता है। मैं भी हूँ, मेरा ख्याल है मेरी पूरी टीम भी है, इस बात को मैं एंडोर्स करूंगी यहाँ पे। तो आप कौन सी चीजों की बातें कर रहे हैं कि बेहतरी हुई है? मुझे ये बता दें, 5 महीने में आपने असेंबली में कोई लेजिस्लेशन लेकर आए, कोई बिल लेकर आए? आप यही रोना रोते रहे कि ये हमसे ये तो साबिक चीफ जस्टिस साहब ने भी कह दिया एक दिन अदालत में कि भाई कोई हुई नहीं लेजिस्लेशन। ये तो वैसे फारूक हबीब साहब, ये तो आपसे अदालत ने भी पूछ लिया। आप लोग कर क्या रहे हैं? हम तो चाह रहे हैं हमारे किसी ऑपोजिशन लीडर की आप स्पीच उठा लें, आप मैं बात करने दें। किसी ऑपोजिशन लीडर की स्पीच उठा लें प्लीज। मारिया, मैं अपनी बात बस 2 जुमलों में कंप्लीट कर लें। पहली स्पीच किसी भी ऑपोजिशन लीडर की उठाएं, हर एक ने इनको खैर का पैगाम दिया और कहा कि आपके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। इन्होंने इसको हमारी कमजोरी समझ लिया और कहा कि नहीं जी हमें बड़े चैंपियन है, पता नहीं किस शेखी का शिकार थे ये। तो भाई आपको तो पूरा टाइम दिया हुआ है ना। अभी भी हम आपसे कह रहे हैं कि आप, हमें बड़ी खुशी हुई, सिंध का कानून था 18 साल की उम्र अर्ली चाइल्ड मैरिज रेस्टोरेंट एक्ट में, आपने पंजाब में 18 साल कर दी, नून लीग ने 16 की थी। हम बहुत खुश हुए। आप मदद करें, हम सेनेट में भी ला रहे हैं, नेशनल में भी लाएंगे। अब आप इसी कानून को बलूचिस्तान में और केपी से भी मंजूर कराएं। ठीक है, इस तरह हम और आगे बढ़ते हैं। चले फरूख, बस क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें इस पर। देखें बात यह है कि ये मजदूरों की तो बात ना किया करें। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो है वो कराची के अंदर ही थी, उसका हज़ारों मजदूर जो है इन्होंने बेरोजगार किया था। अब उस मिल को हम चलाने भी लगे हैं और उनकी तनख्वाहें भी हमको देना पड़ रही हैं, वो दे भी रहे हैं। जहाँ तक रही बात, देखें गैस के हवाले से ये एक नेशनल कौमी अलमिया है। हमारे मुल्क के अंदर जो है वो गैस की, नेचुरल गैस की किल्लत है। ये नहीं है कि कोई गैस पड़ी हुई है तो हुकूमत जानबूझ के जो है वो आवाम को देने पे तैयार नहीं है, लेकिन उसके मुतबादल ज़रायों के ऊपर जो है वो काम हो रहा है, जो कि ना इन्होंने किया ना उन्होंने किया। ये ले आते, मुस्लिम लीग नून वाले भी बैठे हैं, बाकी बैठे हैं। ईरान के साथ गैस पाइपलाइन का मामला आया हुआ था, उसको क्यों नहीं पूरा किया इन्होंने? वहाँ से सस्ती गैस भी आ रही जिसको नहीं पूरा इन्होंने किया। अब मुतबादल ज़रायों की तरफ जा रहे हैं, उस बदतदरीज जो है इस हवाले से बेहतरी आएगी लोगों के म्यार ज़िंदगी के अंदर भी, और मामलात भी जो है बेहतर अंदाज से आगे बढ़ेंगे। और जहाँ तक रही बात, ये कहते हैं एहतसाब का खौफ नहीं है, तो भाई आप लोगों को इकट्ठा होने का ख्याल क्यों आ गया? उस वक्त आपने ना खुर्शीद साहब का वोट ले लिया, शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया। जब अपना एतजाज एहसन के लिए जब गए तो उस वक्त मौलाना फजल रहमान को अपोजिशन ने उम्मीदवार बनाया, आपने उनको वोट नहीं दिया। आपको नहीं तो पहले आप लड़ते हैं, अब जब आपको वाकई नजर आ रहा है कि एहतसाब हो रहा है और ये रुकेगा नहीं, तो आप इकट्ठे हो गए। मौलाना फजल रहमान का भी बयान ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा कि हम उस वक्त इकट्ठे होंगे जब हम सब जेलों में चले जाएंगे। आपको तो आवाम का वाकई ख्याल नहीं है। ठीक है, ये आवाम के पीछे छुपना छोड़ दें। फर्रुख हबीब साहब जब सियासत को सोचते नहीं थे, हमने स्टील मिल सुप्रीम कोर्ट से बचाई थी। फर्रुख साहब, चले इसी नुक्ते पे, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, ये बहस बड़ी दिलचस्प है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे करना होगा इस बहस को। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, खुदाफिज। QTVtutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.